नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शानदार संकेत अंतर्राष्ट्रीय देखने को मिल रहे थे और उसी का असर जो है बाकी एशियाई बाजारों पे और भारतीय बाजारों की अब तेजी जो है जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बढ़ती दिखाई दे रही है। 24,511 ये स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि शुक्रवार को भी बड़ी तेज़ी के साथ ये लेवल्स जो है हमने देखे थे, लेकिन बाद में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बहुत सारी आशंकाएं चिंताएं थी वीकेंड को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाज़ार में शायद ये रैली जो है वो सस्टेन करनी चाहिए और बल्कि एक्सटेंड करनी चाहिए। शायद 24,600 के आसपास लेवल जो है वो आज से कल तक में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या बाज़ार में अभी लॉन्ग पोजीशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, कौन से सेक्टर हैं जहां पर खरीदारी करनी चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं के पर बातचीत करेंगे। कुछ एक रिजल्ट्स पे बातचीत करेंगे, बहुत सारे शेयर जो ट्रेंड पे आ रहे हैं उस पर बातचीत होगी। लेकिन अभी के लिए पूरी तरीके से बुल्स के हाथ में रफ्तार। 1841 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और सिर्फ 650 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में। अब करीब करीब 150 अंकों की मजबूती, 148 अंकों पर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए आज के मेहमान को, विशेष मेहमान को जरा रूबरू कराते हैं। सर प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहली टिप्पणी बाजार को लेकर के, शुक्रवार को हमने देखा काफ़ी एक बार ऐसा लगा कि 24,600 के लेवल को छूते छूते रह गया बाजार। क्या वो लेवल्स, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी डर था, एक तो बॉर्डर को पे जो कुछ चल रहा था, उम्मीद कहीं ऐसा लग रहा था कहीं वीकेंड पे कुछ ना हो जाए, तो बहुत लोग पोजीशन लेके जाना नहीं चाह रहे थे, छोटा हफ्ता था। क्या इस हफ्ते हम देख सकते हैं कि ये रफ्तार कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, खासतौर से तब जबकि एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से हम देख रहे हैं कि खरीदारी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको एंड सारे दर्शकों को। देखिए अभी 24,000 अप्रॉक्स 500 के आसपास निफ्टी चल रहा है। देखिए लास्ट टाइम भी अगर हम देखेंगे जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट ऑलमोस्ट 24,850 के अराउंड। सो 800 से लेके 850, 24,000 एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है सर हायर केस में एक बार मार्केट डेफिनेटली रेसिस्टेंस फेस करेंगे 24,850 के अराउंड। तो 2400 850 क्रॉस करना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। अभी रिलायंस भी दो से लगातार 4 दिन आज आई थिंक 5 दिन नॉन स्टॉप भाग रहा है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रिलायंस लगातार 5 दिन से सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। और अगर हम देखेंगे आज बैंक निफ्टी उतना तेजी नहीं है क्योंकि कोटक बैंक का जो रिजल्ट आया है बहुत खराब है, एसबीआई का भी सेम हाल है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी 55,000 कभी ब्रेक कर रहा है, 55,000 के नीचे कभी आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन कंपेयर टू निफ्टी अगर हम देखेंगे, निफ्टी बहुत ही मुझे लगता है स्ट्रांग है। सो अभी आज के डेट के हिसाब से अगर बोलेंगे 2-3 दिन के हिसाब से मुझे लगता है 24,250 एक सपोर्ट है। लास्ट दिन भी आप लो प्रीवियस डे का लो देखेंगे 24,240 के आसपास था। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में 24,250 नहीं तोड़ना चाहिए और हायर केस में 24,850 यही बीच जो है रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ रहेंगे। और एक बार मार्केट को मैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग के हिसाब से अभी देख रहा हूँ, ऐसा कोई यहाँ से ज्यादा कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। ठीक है सर। लेकिन इस बीच जो है पिछले बुधवार से हमने हर बुधवार को हम एक नई सीरीज़, एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है, ज़रूर कोई बात है, ज़रूर कोई है बात है में हम हर हफ्ते 2 शेयरों पे बातचीत करते हैं। और पिछले हफ्ते बुधवार को हमने जिन 2 शेयरों पे बात की थी उसको ज़रा लेके आते हैं। बुधवार को हमने जब बात की थी तब ये शेयर जो है थर्सडे को बाज़ार बंद था और उसके बाद से, यानी जिस दिन हमने बात की थी उस दिन 425 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। और फ्राइडे को हमने देखा इस पे अपर सर्किट लगता हुआ एस्पायर हॉस्पिटैलिटी में देखा। और आज दूसरा कारोबारी सत्र है, उसमें भी उस दिन भी हम देख रहे हैं कि इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 454 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूर कोई बात हमें, बिल्कुल कोई बात निकल करके आ रही है। और यहाँ पर शानदार मूव देखने को मिला है बीते 2 कारोबारी सत्र के अंदर, 10% का मूव जो है। तो लगातार दूसरा दिन है जब इस पर हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट एस्पायर हॉस्पिटैलिटी में देखने को मिल रहा है। दूसरा शेयर जिस पर हमने डिटेल में बातचीत की थी वो था एस्टेल, जहां पर हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी बाइंग आई हुई है इस शेयर के अंदर। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है और ये तमाम फंडामेंटल कारण और टेक्निकल चार्ट पर हमने देखा कि ये शेयर जो है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल रीज़न हमने आपको बताए थे एस्टेल को लेकर के
और अब उसका असर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं एस्ट्रल के अंदर करीब करीब 2% की तेज़ी जो है आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, करीब 1.5% ऊपर। इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ शेयर ये। सर, इन दोनों में से कोई आप ट्रैक करते हो, किसी पर कोई टिप्पणी आपकी? ये हमारे विशेष सेगमेंट में शामिल था। देखिए सर, डेफिनेटली जो एस्ट्रल है यहाँ पे भी एक हमने देखा कि लास्ट 2-3 दिन से एक मोमेंटम आया है। बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पे अगर किसी को होल्ड करना है, एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, रहेगा 1 to 9.5 के साथ, एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। और सेकंड जो काउंटर आपने बोला, सेकंड पहला काउंटर क्या था सर, नाम? एस्पायर हॉस्पिटैलिटी, एस्पायर, ESPIRE। ओके, यस, एस्पायर हॉस्पिटल में देखिए अभी 454 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन फंडामेंटल 600 करोड़ के आसपास ही कंपनी है, तो इसमें ज्यादा किसी को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर किसी को होल्ड करना है सो 440 रहेगा स्टॉप लॉस। 440 मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 14 टका का एक स्टॉप लॉस रहेगा, विथ 14 रुपीज स्टॉप लॉस, यू मे होल्ड। ठीक, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, तो यहाँ पे निगाहें रखिए। अगले बुधवार को, आज सोमवार होगी, परसों फिर हम ये सेगमेंट लेकर के आएंगे, 2 और शेयरों पे बातचीत होगी। तो जिन लोगों ने भी लिए होंगे उनके पास अभी जो है अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वापस लौटते हैं, कुछ एक मोमेंटम वाले शेयरों पे जरा बातचीत करते हैं। और आज जिस शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर, वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में कई सारे डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई हैं। सबसे पहले जो सर बात हुई है वो तो नतीजे आए हैं कंपनी के। नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और नतीजों को जरा स्क्रीन पर लेकर के आए। 48% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 23% की बढ़त देखने को मिली, एबिट्टा करीब 24% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 5006 करोड़ के आसपास। कुल इनकम जो है उसमें 22% का इजाफा रहा और कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो अदानी पोर्ट्स में एक तो पहलू ये रहा। दूसरा पहलू यहाँ पर ये है कि कंपनी के जो नंबर्स आए हैं, जो मंथली नंबर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे दिखाई दिए हैं यहाँ पर, और इसमें भी इजाफा रहा है। लेकिन उस पर बात करने से पहले आपको बता दें कि जो इनका केरला के अंदर जो पोर्ट है, विंजाम पोर्ट, उसकी विस्तार क्षमता में कंपनी जो है करीब 13,000 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करने जा रही है। तो इसके अलावा कंपनी ने जो अपने नंबर्स दिए हैं, वो कंपनी का जो कार्गो का वॉल्यूम है वो 4% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और ये 37.5 MMT रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सर यहाँ पर जो है पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। कंपनी के एक तो एक्सपेंशन प्लान, कंपनी के रिजल्ट्स और कंपनी के जो नंबर्स आए हैं वो भी जो है हम देख रहे हैं अच्छे देखने को मिले हैं। बीते 2 दिनों में काफ़ी शानदार नतीजों के बाद एक रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। इस रैली में जाता हुआ कहाँ तक दिखाई दे रहा है अदानी पोर्ट का शेयर आपको? देखिए, अदानी पोर्ट मुझे चार्ट में बहुत ही अच्छा लगता है, एंड फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेवल पे दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। और आपको पता ही है, गौतम अदानी मींस वॉलेटिलिटी, तो इतना बार वॉलेटिलिटी आया है उसके बाद भी हर बार अदानी पोर्ट एंड जितने भी अदानी काउंटर्स है, AWL को छोड़ के हर स्टॉक बाउंस बैक दिखाया है। तो मुझे लगता है अदानी पोर्ट लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया। ये जो अभी रैली आया है इस मोमेंटम में, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 1350 तक आना चाहिए। एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए तो मैं ऑल टाइम हाईज देखता हूं कि बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। जो अपना ऑल टाइम हाई 1600 के ऊपर है, 1600 के ऊपर भी आपको जाते हुए दिखेंगे। अगर आपका व्यू एटलीस्ट 6 से 8 महीना है तो फिर, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर मैं 3 से 4 दिन का बात बोलूं, बहुत जल्दी आपको 1350 रुपए का भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वही रहेगा 1170 का। 1170 टारगेट क्या बताया सर आपने? देखिए, पहला टारगेट जो होगा 1350, और अगर 1350 के ऊपर सस्टेन करता है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा 1420। और अगर आपके व्यू एटलीस्ट 5 से 6 महीने का है तो ऑल टाइम हाईज भी आते हुए दिखेंगे इस काउंटर में। ठीक सर, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है अदानी पोर्ट को लेकर के। अदानी का एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर, वो है अदानी पावर। ये भी आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, करीब इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ करीब 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और 540 का लेवल। क्या यहाँ पर भी ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या? डेफिनेटली सर, 500 के ऊपर जब तक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मोमेंटम आना चाहिए। और पावर में टाटा पावर और अदानी पावर ही अभी तक मार्केट का लीडर है। तो मुझे लगता है कि जो अभी 540 का अराउंड ट्रेड हो रहा है, बहुत जल्दी आपको 565 एंड 580 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अगर आप
80 का टारगेट मान के चलते हो तो उसके इसमें आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 495 के अराउंड। और हमने बहुत बार ऑलरेडी पास्ट में भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है जनरल व्यू के तौर पे, जब तक 500 के ऊपर है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन अभी जो है बहुत टाइम से अदानी ग्रुप चला नहीं है, तो एक बार जब जो फॉलो अप बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है फॉलो अप बाइंग में यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ठीक है सर, तो ये बात यहाँ पर अदानी पोर्ट, अदानी पावर को लेकर निकल करके आ रही है। एक कंपनी और जो कि आज गूगल के ट्रेंड में भी शामिल है और काफ़ी शानदार रिजल्ट रहे थे, वो है पारस डिफेंस के रिजल्ट सर काफ़ी अच्छे रहे। और उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, फिर टूटा भी। लेकिन अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 47-48% का रिटर्न, मतलब बहुत कम कंपनियां होती हैं जो इस तरह का एक तरफा अप मूव यहाँ पर दिखाएं। आज भी आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन अब डर भी लग रहा है कि इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, क्या करें। जो लोगों के पास है एग्ज़िट कहाँ पर बुक करें, एग्ज़िट कहाँ करें, और दूसरा वो लोग जो अभी भी मौका तलाश रहे हैं उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? देखिए पारास डिफेंस में सर बेसिकली जब मूव आता है ना, ऐसे ही आता है पारास डिफेंस। और स्पेशली डेटा पैटर्न का चार्ट आप देखेंगे सेम पैटर्न में चलता है। जब मूव आता है 10-10%, 20-20% ऐसे मूव आता है। अब स्पेशली ये देखना पड़ेगा आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर्स हो। अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो प्रॉफिट बुक करने का कोई बात ही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है। जब जो डिफेंस स्टॉक टॉप बनाएंगे उस टाइम पे जाके आपको एग्जिट करना है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक चीज देखिए, लास्ट कुछ दिनों में ही 1000 से ऑलमोस्ट 1500 के आसपास आ गया था। तो अभी देखिए आज भी हमने देखा कि 0.25% के आसपास हाई भी लगाया था, वैसे अभी नीचे आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है एक बार करेक्शंस में जाना चाहिए। वो करेक्शंस होगा 1250 से 1270, डेफिनेटली एक बार रीटेस्ट हो सकता है। सो अगर आपका एक बार व्यू है कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, आपको बार बार बाई सेल नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्यू है नहीं मुझे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप री एंट्री भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि एक बार 1250 से लेके 1270 का भाव आएंगे, उस टाइम पे आप एक बार इस काउंटर को एवरेज कर लेंगे लेना। लेकिन लॉन्ग टाइम के व्यू पॉइंट से मुझे कुछ भी खराब नहीं दिखता है पारस डिफेंस के अंदर। ठीक है सर, आपने डेटा पैटर्न का जिक्र किया, ये कि बिल्कुल सेम चार्ट लग रहे हैं, तो ज़रा उसके बारे में बता दीजिए। 4% टूट गया है काफ़ी शानदार रैली के बाद, अब यहाँ पर दबाव थोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करें सर करंट लेवल के आसपास? सर ये जो करेक्शंस हो रहा है जस्ट एक नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस मुझे लगता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा कि कोई एक चीज हमेशा चलता नहीं है। तो देखिए डेटा पैटर्न इतना रैली हुआ था तो इसीलिए आज 4% के आसपास नेगेटिव मोमेंटम आया है। सो पारास डिफेंस के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, फिर से पारास भी नीचे आएंगे एक बार। ये नॉर्मली सर हेल्दी करेक्शन है, मुझे लगता है एक बार ये जो रैली है कंटिन्यू होते 2160 से लेके 2150 2150 तक आना चाहिए। तो वहां पे आप एक बार एवरेज या तो री एंट्री कर सकते हो। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे जो है बात करते हैं। एक और शेयर पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं, वो है जोमेटो। ये भी आज गूगल ट्रेंड में शामिल है, इटरनल का शेयर, और ये आज हम देख रहे हैं 238 239 के आसपास चलता हुआ। चाल एक अच्छी रही है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं होने लगी हैं। अब क्या जिनके पास है उनको समय रहते थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट करना चाहिए, पहला सवाल। और अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ स्विगी भी ज़रा पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज 5% की तेज़ी है और ये इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर क्या मूव होना चाहिए सर? और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्विगी पे। देखिए सर, पहले मैं स्विगी को लेके बता देता हूँ। जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद अभी तक इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे नहीं पाया। आईपीओ आने के बाद तो परफॉर्म किया, लेकिन बाद में जितने भी रैली था वो डाउन हो गया एंड खत्म हो गया पूरा। तो अभी देखिए जो ऑल टाइम लो लगाया था ऑलमोस्ट 290 के आसपास। तो मुझे लगता नहीं कि स्विगी के अंदर उतना दम है कि फंडामेंटल लेवल पे कि यहाँ से अच्छा खासा रैली हो जाए, क्योंकि लास्ट बहुत हफ्ते से कंसोलिडेशन में है और डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है स्विगी। और देखिए जोमेटो के साथ भी सेम हुआ था। जोमेटो जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला था, एक कमेंट किया था कि जोमेटो ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो हमने देखा कि 130-140 रुपीज से जोमेटो ऑलमोस्ट 60-70 का भाव आ गया था। तो बाद में 60 से रैली होके 300 का एक बार हाई भी मेंटेन किया। तो अभी वहां से नीचे आया
लेकिन मुझे नहीं लगता कि 200 के नीचे जाना चाहिए। अगर 200 का नीचे जाना होता तो अभी तक चला गया होता, तो नहीं है, नहीं हुआ सर ऐसा, क्योंकि 200 लेवल पे कहीं ना कहीं जो HNI इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े FII है, तो यहाँ पे जोमेटो उन लोगों का अच्छा पसंदीदा स्टॉक है। और अभी तो निफ्टी 50 के अंदर भी आ गया है। सो कल का कोई स्टार्टअप कंपनी जो आज के दिन में निफ्टी 50 का इंडेक्स का एक हिस्सा है, तो मुझे लगता है ये अभी के लिए जोमेटो अभी जो है रिसेंटली जो रिजल्ट भी पेश किया था वो थोड़ा खराब था, बुक वैल्यू में उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए थोड़ा कंसोलिडेशन में है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं जोमेटो को लेके पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ से 260 एंड 280 का दोनों टारगेट आना चाहिए, और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप ऑल टाइम हाइज भी आते हुए दिखेंगे, तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर स्टॉक मार्केट में ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं कोई भी चीज को लेके पॉजिटिव रहूं, तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है मुझे, वो रहेगा 200 का स्टॉप लॉस। तो 200 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, ऑल टाइम हाई आपको बहुत जल्दी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है सर। चलिए, तो ये बात हो गई जोमेटो और स्विगी को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं, आज काफ़ी सारे सवाल हम देख रहे हैं कि आए हुए हैं बैंकों को लेकर के। शुरुआत करेंगे SBI को लेकर के। सर SBI पे अरशद हुसैन जी कह रहे हैं कि हेलो सर, SBI पर बताएं क्या करना चाहिए, बाय करना है मुझे, किन लेवल्स पर मुझे बाय करना चाहिए, एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक दर्शक हैं रीना परमार जी। रीना परमार जी की भी एक टिप्पणी आई हुई है, और वो उन्होंने जो है कॉल ली हुई है सर, कह रही है कि SBI की 810 के स्ट्राइक की 29 मई की कॉल इन्होंने ली हुई है, और ये 21 रुपये की इन्होंने प्रेस की हुई है। अब ये जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। कह रही मैंने गलती से ले लिया है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ हेल्प। तो SBI अभी 790 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर जो है रिजल्ट्स भी रहे हैं। ज़रा रिजल्ट्स पहले लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, एक बार अपने अपने दर्शकों को ज़रा पहले रिजल्ट्स बता दें। और अभी जो है जो SBI के नेट मुनाफा रहा है उसमें करीब 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, और ये 18,643 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़रूर जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है, पौने 9% के आसपास। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 3.5% बढ़ी है, 42,774 का लेवल रहा है। डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया है करीब 16 रुपये पर शेयर के आसपास, 15.90 के। सर अभी क्या सलाह रहेगी? एक वो लोग हैं जो कि खरीद चुके हैं, जिन्होंने कॉल ली हुई है, या और भी लोग हैं जिन्होंने प्रेस किया हुआ है। दूसरा वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी लिया नहीं है, फ्रेश एंट्री की तलाश कर रहे हैं। आज की गिरावट पे क्या खरीदारी की जा सकती है? देखिए विपुल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नो डाउट पब्लिक बैंक पे नंबर 1 बैंक है, लेकिन जो रिजल्ट आया है मुझे लगता है कि मार्केट ने उतने उतने सही तरीके से नहीं लिया। अभी 785 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 760 एंड 750 का प्राइस भी मिलेंगे। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत स्लो ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही वेटेज रखता है, और बहुत जल्दी आपको 750 एंड 740 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। अगर आपने कॉल्स का बात बोला, देखिए जो SBI का अभी 810 का कॉल चल रहा है, वो चल रहा है 7 टका 70 पैसे के आसपास। आज 50% डाउन हुआ है, क्योंकि आज जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे आया है, इसीलिए जो कॉल का प्राइस वो भी घटा है। अब जब हम फ्यूचर ऑप्शंस का कोई भी बात करते हैं, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 100 में से 90% लोग ऑलमोस्ट फ्यूचर ऑप्शंस में लॉस ही करता है, एक सेबी का डिस्क्लेमर है। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है ये जो कॉल उन्होंने लिया है, यहाँ पे अभी का लो है आज का 7.40, मुझे लगता है 7.20 में उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आप अगर रिस्की ट्रेडर है तो 7 टका 20 पैसा में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अदरवाइज आप इमीडिएटली लेवल से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि आई बिलीव बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगा तो उस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा और नीचे आना होगा। तो उस केस में देखिए फ्यूचर जो ऑप्शंस जो बेसिकली 810 टका है वहां पे जा नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली जो प्रीमियम है थीटा डीके हो जाएगा। सो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। जो कॉल है 810 टका का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिनका लंबी अवधि का एक व्यू है तो उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अगर
अगर आपको लगता है कि नहीं मैं री एंट्री करूंगा, एवरेज करूंगा, तो इस जोन पे नहीं है, 750 740 के जोन पे आपको री एंट्री करना है। फ्रेश बाइंग के लिए भी वही लेवल रहेगा 750 740। यस, फ्रेश बाई भी वही रहेगा सर, अभी तो बाई नहीं करना। चलिए अरशद भाई, आपके लिए राय यही है कि जो लेवल्स बताए गए हैं उस पर आप एंट्री करें, अभी करंट भाव पे एंट्री जो है नहीं करें, लॉन्ग टर्म के लिए इनको लेना था। चलिए इस बीच और भी फेडरल बैंक को लेना चाह रहे हैं। बैंकों पे सर अभी क्या व्यू का अपनाया जाए? बैंकों पे आज काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। कोई एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछ रहा है, अर्जुन बाली जी हैं, और हमारे एक दर्शक फेडरल बैंक अवधेश कुमार जी जानना चाह रहे हैं। इनके पास 190 पे पहले से पड़े हुए हैं फेडरल बैंक। तो बैंकों को लेकर के अभी जो दुविधा है, बैंक निफ्टी ने शानदार चाल दिखाई। बैंक निफ्टी ने एसबीआई एचडीएफसी बैंक के बाद नए हाइज बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब जो सुस्ती है उसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो, पीएसयू हो, कोई भी बैंक हो? बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या है जी? मुझे लगता है कि सर देखिए, पीएसयू बैंक तो परफॉर्मेंस किया नहीं अभी। जो लास्ट 2-3 हफ्ते से परफॉर्म कर रहा था प्राइवेट बैंक, चाहे आप कोटक बैंक देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, अभी जो पीएसयू बैंक है वो परफॉर्मेंस किया नहीं। और जो हमारा प्राइवेट बैंक है, इन्होंने बनाया टॉप शॉर्ट टाइम फ्रेम में। अब बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का गैप अभी एक बाकी है, बहुत जल्दी आपको 55,500 एंड 54,000 का जो लेवल है, मतलब यहां से भी 1,500 से 2,000 पॉइंट करेक्शंस मैं देखता हूं बैंक निफ्टी में। आज नहीं, मैं नेक्स्ट एटलीस्ट 15 to 20 डेज का बात बोल रहा हूं। तो उस केस में आपको एंट्री लेना है अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, लाइक आप एचडीएफसी बैंक में, कोटक बैंक पे, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर का बैंक बोलूं, अगर मैं पब्लिक का बात बोलूं, तो इस केस में आपको एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अच्छे लेवल मिल जाएंगे। तो यही तरीके से बैंक निफ्टी और इंटायर बैंक निफ्टी को आपको देखना है। और बैंक 20 करके भी एक ईटीएफ है, अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हो तो उस केस में आप बैंक 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ से 1,500 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन इजीली आना है। तो एक बार करेक्शन से आने दीजिए, और आपके दिमाग पे आप एक बार प्री डिसाइड करके रखिए कि एक बार जब अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे आएंगे उस टाइम पे आप एक्यूमुलेशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जी अभी सर फेडरल बैंक को लेकर के अगर आप टिप्पणी कर दें, हमारे दर्शक ने क्वेश्चन पूछा था, कहेंगे सारी बात बता दी, मेरे शेयर पे बात ही नहीं की, तो जरा फेडरल बैंक को जरा एक बार व्यू दे दीजिए उनको, परेशान है काफ़ी देर से, तो क्या सलाह रहेगी सर? फेडरल बैंक पे 185 का एक सपोर्ट है टेक्निकल चार्ट पे, और लगातार जो लास्ट टाइम भी सपोर्ट मेंटेन किया था 171 के आसपास। तो कहीं ना कहीं वीकली सपोर्ट है 171 में, और 185 के आसपास एक डेली सपोर्ट है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में 171 के नीचे जाना नहीं चाहिए। जिनके पास है उनको लॉन्ग ही करना है। और नो डाउट बहुत दिन से चल रहा है, तो एक हायर हाई रेंज करके ऊपर आ रहा है, एक पैराबोलिक पैटर्न है, शॉर्ट टाइम पे एक बॉटम भी बना लिया। तो जिनके पास है उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। इस केस में आपको टारगेट आएगा बहुत जल्दी 210% का, उसके बाद आएगा 230 का टारगेट, लेकिन आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 170 का। जी चलिए, तो ये राय निकल के आती है सर। आज एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, वो है जेबीएम ऑटो। काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और जो है आज हम 5-6% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, और ये पिछले 1-1.5 हफ्ते में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कारण ये है कि एक 10,000 इस तरह की खबरें हैं कि सरकार 10,000 बसों के लिए टेंडर निकालेगी, जिसमें ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, ये जो कंपनियाँ होंगी वो उसकी बेनिफिशरी रहेंगी। और ये पिछले 1-1.5 हफ्ते पुरानी खबर है, उसके बाद से मोमेंटम बना हुआ है। एक महीने में 15-16% चल चुका है। अभी भी क्या यहाँ पर पोजीशन ली जाती है, पहला सवाल, ली जा सकती है? और दूसरा कि जिनकी पोजीशन है उनके लिए एग्जिट कहाँ पर सही रहेगा? देखिए, मुझे लगता है ऑटो काउंटर्स अभी चलना बाकी है। सो कहीं ना कहीं मारुति, जेबीएम ऑटो एंड अदर स्टॉक्स में मैं पॉजिटिव हूं। और मुझे लगता है देखिए, पर्टिकुलर इस काउंटर अभी 680 का अराउंड ट्रेड हो रहा है। बहुत जल्दी आपको 700 जैसे ही क्रॉस करेगा, उस केस में आपको 850 तक टारगेट जाना चाहिए। तो जिनके पास है उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। और इस केस में देखिए, कंपनी इतना भी खराब नहीं है। लास्ट टाइम हम देखेंगे कि 200 करोड़ के आसपास भी नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो नीट पैट में खड़ा है 200 करोड़ के आसपास, फंडामेंटल पे 16,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। सर, इस काउंटर से रिलेटेड ही एक कंपनी है फोर्स मोटो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फोर्स मोटो का चार्ट, हाँ, फोर्स मोटर्स बिल्कुल आपको दिखा देते हैं सर। फोर्स मोटो में एक नतीजे भी काफी अच्छे आए थे सर, नतीजे बहुत अच्छे जी। फोर्स मोटो में एक ब्रेकआउट आया हुआ है चार्ट में, और जैसे ही 10,000 के ऊपर आया है फोर्स मोटो, इसके अंदर एक नया करके एक फोर्स आ गया है, और अभी 10,520 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज 4.5% के आसपास भी आप मोमेंटम दिखा रहा है। लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई था 10,000 के आसपास, उसके ऊपर हमने देखा वहां से 30% करेक्शन हो गया था। तो आफ्टर द 30% करेक्शन अभी फिर से जो रिकवरी आया, पूरा रिकवरी के बाद अभी फ्रेश एक मोमेंटम आया। मुझे लगता है
अगर किसी को फ्रेश बाई करना है तो फोर्स मोटो एक स्टॉक हो सकता है। यहाँ पे अगर आप एटलीस्ट आपका 6 से 8 महीने का व्यू है तो बहुत जल्दी आपको 12,500 से 13,000 का भाव आपको आते हुए दिखेंगे। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 9,700 का। 12,000 से 13,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ना सर? यस, हाँ जी सर। और अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? करंट लेवल पे सर बाई कर सकते हैं। करंट लेवल पे बाय करें। फोर्स मोटर थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन यहाँ से अपसाइड भी काफ़ी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। और काफ़ी अच्छा मोमेंटम, एक महीने में 26% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 10,500 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो शानदार रैली जो है फोर्स मोटर में निकल करके आती हुई। चलिए जरा फटाफट कुछ एक रिजल्ट्स जो आए हैं उन पे जरा और नज़र डाल लेते हैं। एसबीआई की बात हमने की, कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, उनको भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी नतीजों ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया है। मुनाफे में 14% के आसपास की गिरावट रही है और ज़्यादातर जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं उनके निशाने पर ये शेयर रहा है। ज़्यादातर लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन बाई कॉल की रही है यहाँ पर, लेकिन नतीजों ने थोड़ा सा निराश किया है। एनआई की बात करें तो 10% के आसपास जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इनकी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। ब्याज से आय में करीब 10% का इजाफा हुआ है। जेएनपीए करीब 3 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। वहीं इन्होंने जो है जो प्रोविजनिंग है इनकी उसमें भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक इजाफा किया है। 245 रुपये के परसेंट के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक के जरा हम जरा चार्ट्स लेकर के आते हैं। आज दबाव अच्छा खासा देखने को मिला, जैसा बताया आपको कि नतीजे अच्छे नहीं रहे। 5% टूटा है सर। क्या और करेक्शन के बाद एंट्री लें अगर कोई ख़रीदारी करना चाह रहे हैं? क्या सलाह रहेगी आज की इस बड़ी गिरावट पे? सर ऑल टाइम जो लास्ट टाइम भी टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2220 के अराउंड, सो अभी भी हमने देखा कि 2220 2230 से अभी नीचे आते हुए 2070 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जो सपोर्ट है, सपोर्ट सर यहाँ पे नहीं है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 80 रुपीज नीचे है। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक बार 1995 1990 का एक बार जो सपोर्ट है वह तक आना चाहिए। अभी जो फ्यूचर में भी हमने देखा जिस तरीके से पुट का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कॉल ऑप्शन जिस तरीके से राइटिंग हुआ है, तो डेटा के साथ भी मेरे को लग रहा है कि एक बार यहाँ से और 80 से 90 पॉइंट्स नीचे आना चाहिए। तो एवरेज अगर किसी को करना है, फ्रेश बाय भी करना है, सो 1990 एक फ्रेश लेवल रहेगा, उस केस में आपको वहाँ पे एवरेज करना है। अभी तो यहाँ से भी 100% नीचे दिखता है चार्ट में। यहाँ से अभी और भी 100 रुपये के नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए इस बीच एक दो टिप्पणियाँ दर्शकों के ले लेते हैं फटाफट बाकी रिजल्ट्स को देखने से पहले। जैसे हमारे जगदीश माली साहब बहुत देर से कह रहे हैं एनटीपीसी वर्सेस टाटा पावर में अभी फ्रेश बाई के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो ज़रा एक बार चार्ट्स देखिए सर, दोनों ही कंसोलिडेशन के फेज में चल रहे हैं। टाटा पावर भी बहुत लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ है। एनटीपीसी भी कोई बहुत तेज़ मूव दिखाने वाला शेयर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपकी सलाह क्या रहेगी, इन दोनों में चुनना हो तो किस पर दांव लगाया जाए? आज टाटा पावर 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। नो डाउट सर, टाटा पावर के साथ मैं जाना चाहूंगा। देखिए टाटा पावर का भी प्राइस चल रहा है 385 के आसपास, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 365 से लेके 360 का प्राइस मिलेंगे। उस टाइम पे आप एक बार टाटा पावर खरीद के जा सकते हो। और एनटीपीसी और टाटा पावर दोनों चार्ट सेम है एकदम, मतलब आप देखेंगे ऑल टाइम टॉप का जो बॉटम बनाया एकदम सेम, जैसे फिर से रैली हो रहा है सेम टू सेम है। तो मुझे लगता है एनटीपीसी जो 346 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आपको एक बार यहाँ पे 330 325 भी मिलेंगे। लेकिन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। टाटा पावर के साथ जाना चाहेंगे इन दो को अगर तुलना की जाए तो। जगदीश माली जी, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। सर दो शेयर और फटाफट व्यूअर टिप्पणी के, फिर बाकी रिजल्ट्स पे देखेंगे। एक हमारे मैसर अब्बास साहब हैं, कोचिन शिपयार्ड में क्या करें जानना चाह रहे हैं। दूसरा शिवम गुप्ता कह रहे हैं कि डेटा पैटर्न लेके रखा हुआ है 2500 पे, अभी क्या करना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, शायद वो लेवल्स जो है वो नोट नहीं कर पाए हैं। तो ये कोचिन शिपयार्ड और डेटा पैटर्न को भी जरा अपने डेटा पैटर्न फिर से रिपीट कर दीजिए। इन्होंने 2500 पे लेके रखा हुआ है और कोचिन शिपयार्ड में क्या करना चाहिए? देखिए डेटा पैटर्न में सर मुझे लगता है यहाँ से भी 200 से 300 पॉइंट का करेक्शंस मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि आप लीजिए एटलीस्ट तब लीजिए जब आपका फेवरेबल रहे बाइंग प्राइस। तो अभी तो लास्ट 4 से 5 दिन और इंडिया पाकिस्तान का जो एक सिचुएशन बन रहा था, इसके लिए सर डिफेंस सेक्टर बहुत रैली अभी हो चुका है। तो अभी डेटा पैटर्न आप होल्ड करके रखिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको नहीं मेंटेन करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा। आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे।
तो ओवर वैल्यूएशन थोड़ा हो गया है 2500, मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ से भी 150 से 200 पॉइंट करेक्शन मिनिमम होना है। उसके बाद जाके थोड़ा एक हफ्ता बाद फिर से जो नया रैली फॉलोअप बाइंग आएंगे, उस केस में आपका एक बार यहाँ से आप निकल सकते हो, लेकिन अभी नहीं। और कोचिन शिपयार्ड में भी सेम देखिए, डिफेंस काउंटर अभी सर मुझे लगता है 1-2 दिन नीचे ही रहने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम जो टॉप बनाना था शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए वो हो गया है। तो कोचिन शिपयार्ड में अभी देखिए प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1530 के अराउंड। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से भी 70 से 80 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो उस केस में आप एक बार यहाँ पे फिर से एवरेज कर सकते हो, लेकिन दोनों कंपनी बढ़िया है, यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं है। बहुत लोगों के सवाल HPCL, BPCL, IOC पर आ रहे हैं, आप लोग वेट कीजिए। आज का जो हमारा जो विशेष सेगमेंट होगा वो इसी पर रहेगा, कच्चे तेल की गिरावट को लेकर के। तो आप लोग को थोड़ा सा जो है अपना होल्ड करना चाहिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन सर GMR एयरपोर्ट में क्या पकड़ा है? पिछली बार भी ये ब्रेकआउट देते देते रह गया, इस बार क्या ये लेवल क्रॉस होंगे 91 के, जो यहाँ पर जा करके ये रुक रहा है? आपकी टिप्पणी क्या होगी GMR एयरपोर्ट पे? ये हरे निशान में है आज, जरा इसको रिफ्रेश कर लीजिए। जी सर। देखिए सर, यहाँ पे 90 रुपीज एक रेसिस्टेंस है, जब तक 90 रुपीज के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऐसे ही कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा। तो एट फर्स्ट वी नीड ए ब्रेकआउट अबव द 90 रुपीज, एंड 90 रुपीज के ऊपर अगर जाता है उस केस में बहुत जल्दी आपको 94 एंड 98 सेकंड टारगेट रहेगा। और 98 टारगेट तभी आएगा जब 90 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। सो अभी तो 88.30 के आसपास चल रहा है। तो मुझे एक बार जिनके पास है मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार होल्ड कीजिए, क्योंकि जो लोअर टाइम फ्रेम से एक बॉटम बनाया, उसके बाद मोरुबोजू कैंडल, उसके बाद एक फॉलोअप बाइंग आ रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी आपको 95 98 आते हुए दिखेंगे, लेकिन 90 के ऊपर क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ये लेवल जो है ध्यान रखिए। और इस बीच सर एक दो और रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स पे हमारा लगातार फोकस रहता है, वो है ग्रेविटा। ग्रेविटा पे ज़रा नज़र डालते हैं। CDSL के भी रिजल्ट्स आए हैं, उस पर भी नज़र रहेगी हमारी, ज़रा सब लोग नज़र बना करके रखिए। नेट प्रॉफिट 37% बढ़ा है। रेवेन्यू में अब आज हम देख रहे हैं 20% के आसपास का इजाफा रहा, ये करीब 1037 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर एबिटा की बात करें कंपनी की, तो करीब 27.5% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये 72 से बढ़ के सीधा पहुँच गया 92। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, मामूली इंप्रूवमेंट है, पर है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी ने 6 रुपये 35 पैसे पर शेयर का डिविडेंड के ऐलान भी यहाँ पर किया हुआ है। ग्रेविटा के शेयर पे नज़र डालें तो आज काफ़ी शानदार मोमेंटम, करीब 7.5% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में 20% चल चुका है। सर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ ग्रेविटा के अंदर, अच्छे नतीजे रहे हैं, अच्छी चाल देखने को मिल रही है। अभी भी क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं ग्रेविटा में? देखिए, ग्राविटा एक बहुत ही अच्छा एंड फंडामेंटल टेक्निकल पे बढ़िया कंपनी है। एंड लास्ट 4 से 5 साल हो गया मैं मैनेजमेंट को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। मैं उनका जितने भी फिनेंशियल्स क्वार्टर रिजल्ट आता है, मैं हर क्वार्टर में मैं खुद पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो मुझे लगा ग्राविटा के अंदर हाई पोटेंशियल मल्टीपैकर। देखिए, आप आज से 4 साल पहले भी देखेंगे प्राइस ऑलमोस्ट 250-300 के आसपास था, तो वहां से ऑलमोस्ट कितना ऊपर आ गया अभी। सो मुझे लगता है ये जो रिजल्ट और मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव चीज है, यही एक स्टॉक, ऐसे ही स्टॉक लॉन्ग टाइम फ्रेम में 5-7 साल में मल्टीपैकर बनता है। सो अभी 1950 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ से 2400 से 2500 का लेवल आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1750 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2500 एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटल टेक्निकल हर लिहाज से अच्छी कंपनी है, तो बने रहने की सलाह यहाँ पर ग्रेविटा में निकल करके आती है। फ्रेश बाइंग के लिए भी सही कंपनी है सर। हाँ सर, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट करके आपको भूल जाना है, ऐसा काउंटर है। सो रिजल्ट भी बढ़िया दिया है, तो अगर आपको लेना है तो एटलीस्ट आपका व्यू 2 से 3 साल होना चाहिए। 2 से 3 साल के व्यू के साथ आप यहाँ पे फ्रेश बाई कर सकते हैं। एक तेजी वाला शेयर ले लिया, एक थोड़ा सा धीमी जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, उस पर भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट। और वो हम देख रहे हैं कि आज दबाव देखने को मिल रहा है CDSL के अंदर। नतीजे यहाँ पर भी आए हैं, नतीजे इसके भी लेकर के आ जाइए। 22.5% कंपनी का मुनाफा घटा है, और ये 100 करोड़ के आसपास रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 7% के आसपास कंपनी की रेवेन्यू में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। एबिटा जो है वो 26% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया है, 109 का लेवल यहाँ पर रहा है। मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है, और ये मार्जिन 61.40% से घट करके 48% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। डिविडेंड कंपनी का 12 साढ़े 12 रुपये पर शेयर का
डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी की तरफ से किया गया है। सर, CDSL भी एक ऐसा शेयर जिस पर रिटेलर्स की काफ़ी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। जब बाज़ार चल रहा था तो काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। बाज़ार की गिरावट में BSE, CDSL जैसे शेयर भी काफ़ी हद तक पिटे हैं। बीते एक महीने में रिकवरी यहाँ पर रही है, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? बाज़ार की गिरावट में हमने देखा कि यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स भी घट गए, जो डीमैट नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे वो भी घट गए लास्ट क्वार्टर में। तो बाज़ार की गिरावट का बुरा असर पड़ा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी CDSL पर? सर देखिए, मार्केट नीचे आया है तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट भी क्लोज किया है, और बहुत सारे लोगों ने कुछ दिनों में फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके भी बहुत सारे लॉसेस किया है। सो एज पर द रिपोर्ट तो इसीलिए बहुत सारा जो इफेक्ट है CDSL के ऊपर भी आया है। और देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट को पता है, इसीलिए जो ऑल टाइम हाई था 2000, वहां से नीचे आते आते हमने देखा कि 1000 के आसपास आ गया था। लेकिन जो रिजल्ट नीट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 22% का, मुझे लगता है दिस इज अ वेरी बिग थिंग। 22% डिक्लाइन होना, दिस इज अ रियली वेरी बिग थिंग। सो अभी 1270 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक बार यहाँ पे जो रियल वैल्यूएशन होंगे, अगर आपको एंट्री भी करना है, सो 950 से 1000 का लेवल रहेगा। उससे पहले तो मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं रहेगा इस काउंटर में 1200-1300 के आसपास एंट्री लेना। और अभी जो मार्केट दिखा भी रहा है, अभी जो 4% के आसपास नेगेटिव हुआ है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है मुझे लगता है 1000 के आसपास होना चाहिए। तो अगर आपको एंट्री लेना है, सो आप 900 से लेके 1000 का व्यू एक बार आएंगे तो उस टाइम पे आप एवरेज कर लेना। लेकिन फिलहाल इस जोन में नो फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट हो ले जिनके पास पड़ा हुआ है। जिनके पास है, आप एक बार चाहो तो एग्जिट भी हो सकते हो, इफ योर व्यू इज 4 to 5 weeks। एंड लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू नहीं है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है तो एग्जिट करने का जरूरत नहीं है। आप एक बार लोअर टाइम फ्रेम में फिर से एक बार एवरेज कर लीजिए। ठीक सर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, जरा राजन पांडे जी का है। छोटे में ही उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि इनके जो प्रश्न हैं वो कुछ ऐसा ही है। कह रहे हैं सर, मैं रिलायंस में 16%, गेल में 12%, IOCL में 14% प्रॉफिट में हूँ। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2 साल के प्रॉफिट, 2 साल प्रॉफिट बुक करूँ, 2 साल का व्यू है। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट बुक करूं या बने रहूं? इंडिया पाकिस्तान का जो माहौल है उसमें डर लग रहा है। 2 साल के व्यू के लिहाज से हैं सर, रिलायंस में 16, गेल में 12, IOCL में 14% प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए? 2 साल का व्यू है। देखिए, 2 साल का अगर व्यू है तो रिलायंस में प्रॉफिट बुक करने का कोई मतलब नहीं है। गेल में भी सेम 188 का आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2 साल का व्यू है, मतलब 230-240 प्राइस आपको दिखेंगे। और रिलायंस देखिए, एक ब्रेकआउट आया था 1300 के ऊपर, अभी 1420 के ऊपर भी सस्टेन आज कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको, अगर 2 साल का व्यू है, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। और IOC में भी सेम थिंग। तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं, आप एक बार होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी आपको और भी हाईएस्ट प्राइस दिखेंगे। धैर्य बनाए रखिए, धैर्य नहीं खोना है। तो ये आपके लिए सलाह है। एक और रिजल्ट्स लेकर के आते हैं, क्या कुछ यहाँ पर किस तरीके से नतीजे रहे हैं, और वो है इंडियन बैंक के। सर, इंडियन बैंक के रिजल्ट्स ज़रा देखते हैं क्या कैसे आए। 32% जो है वो यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 2956 करोड़ रुपए के आसपास। NII में हमने देखा करीब 8.5% की बढ़त रही है। यहाँ पर प्रोविजनिंग जो है 36% जो है वो कंपनी ने कम की है, बैंक ने कम की है। इसके अलावा GNPA जो है वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने 16-16.25 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी ऐलान किया है। इंडियन बैंक जो है, हम देख रहे हैं कि अभी जो स्तर देखने को मिल रहा है करीब 1.5% की, 2%, 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं PSUs में, ठीक है, टाइम नहीं चल रहा है, वो अलग विषय है, उस तरह की लिक्विडिटी नहीं आ रही है, पर रिजल्ट्स खराब नहीं आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी इंडियन बैंक को लेकर के? देखिए, इंडियन बैंक को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। लास्ट 3 से 4 साल आप देखेंगे लगातार इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। और लास्ट जो ऑल टाइम लो था, देखिए एक बॉटम भी बेस फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट 450-460 के आसपास। तो वहां से लगातार एक बाउंस बैक आया है, अभी 570 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक जो ऑल टाइम टॉप बनाया, मल्टीपल रेसिस्टेंस है चार्ट में, वो है 595 के अराउंड, 595-600 के अराउंड। तो जैसे ही 595 एंड 600 के जोन के ऊपर ब्रेकआउट आएगा वीकली बेसिस पे, उसके बाद एक चार्ट नया फॉर्मेशन बन जाएंगे, ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो इंडियन मैन जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि फ्रेश
यहाँ पे आपको मिनिमम 30 से 40% अपसाइड में नेक्स्ट 2 साल के व्यू पॉइंट से मैं देखता हूँ, तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव हूँ इंडियन बैंक को लेके। ठीक सर। चलिए अब जरा कुछ एक हाँ चलिए अब रुक कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ऐसे विशेष सेगमेंट का हमारे जो हर रोज़ हम बातचीत करते हैं किसी एक विशेष थीम के ऊपर, और उस थीम को के सेगमेंट को हम दोपहर 2:30 बजे भी अलग से अपलोड करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को एक व्यू मिल सके। लेकिन सर सब जो है आज की जो थीम है, ज़रा कमोडिटी बाज़ार में हमने क्रूड के जो ग्राफिक्स चलाए थे, अगर हम चला सकें तो एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए कि कच्चे तेल में जो हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और कल नया डेवलपमेंट कच्चे तेल में देखने को ये मिला कि करीब 4.11 लाख डॉलर पर बैरल जो है वो जून से ओपेक जो है वो उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि देखिए ओपेक प्लस के फैसले के तहत क्रूड की कीमतों में गिरावट जो है देखने को मिल रही है, और ब्रेंट क्रूड ने 58 और WTI ने $55 पर बैरल का लोएस्ट लेवल जो है वो छूते हुए दिखाई दिए हैं। और ट्रंप के टैरिफ की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार वर्ल्ड लेवल में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है, और जो ओपेक का फैसला है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और $55 पर बैरल तक क्रूड ने लोअर लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है जो WTI ने छुआ है। अब सवाल यहाँ पर आते हैं, सवाल ये है यहाँ पर कि अब जो है यहाँ से जो कच्चे तेल की गिरावट का जिन सेक्टरों को, जिन शेयरों को फ़ायदा होता है उनमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सीधे OMCs पे आते हैं। IOC, BPCL, HPCL पे आपके व्यू जानना चाहेंगे। IOC से शुरू करना चाहेंगे। आज 4.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और बीते कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। 8-9% चले हैं, एक महीने में करीब 16-17%। 150 के आसपास सर, क्या IOC अभी भी कंफर्टेबल लग रहा है आपको? देखिए आईओसी में एक ब्रेकआउट आया है, और जस्ट सुबह ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है आईओसी में 140 के अराउंड से। तो आईओसी का एक जो कॉल है 140 का, वो हमने रिकमेंड किया था। और आईओसी में मुझे लगता है कि 149 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। 165 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज बन रहा है, और चार्ट में अभी 155 के पहले तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो पहला टारगेट होना चाहिए 155। अगर 155 क्रॉस करता है उस केस में आपको सेकंड टारगेट 160 तक आते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी, मतलब एक से आज या तो कल परसों ऐसे। और BPCL, IOC, ये जो सारे कंपनी है इनके ऊपर मैं पॉजिटिव व्यू ही रखता हूँ। देखेंगे लास्ट जो लगातार 2 से 3 हफ्ता रहा है, ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, उसके बाद जो टेक्निकल पैरामीटर्स है सारा पॉजिटिव ही है। तो BPCL का भी मैं अगर देखूंगा सर, अभी तो 324 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 335 से लेकर 340 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो IOC, BPCL या दोनों काउंटर पे मैं पॉजिटिव हूँ। HPCL के भी लेवल बोल दीजिए सर, और दोनों में बेस्ट काउंटर कौन सा लग रहा है फ्रेश बाइंग के लिए? HPCL आज 6% ऊपर है, नए इंट्राडे हाई बनते हुए यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस करेगा 420 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 420 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर 420 क्रॉस करता है उस केस में आपको एक बार 450 एंड 460 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन चार्ट में मुझे एक्चुअली IOC बहुत अच्छा लगता है। जो IOC यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक बार 155 एंड उसके बाद 155 के ऊपर जाता है तो 160 एंड 165 बहुत ही जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो चल चुका है वहां पे चलने का चांसेस थोड़ा कम है। लेकिन IOC अभी उतना रैली अभी हुआ नहीं, तो IOC में मैं IOC के साथ जाना चाहूंगा। IOC में काफ़ी लोग बुलिश दिखाई दे रहे हैं तीनों के अंदर। सर चेन्नई पेट्रो पे आपकी एक राय जानना चाहेंगे, वो कैसे देख रहे हैं आप? आज 2.5% के आसपास की तेज़ी है चेन्नई पेट्रो में भी, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन IOC, BPCL, HPCL के मुकाबले चाल थोड़ी सुस्त रही है। क्या ये भी पीछे से उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है? एक महीने में 6% की रैली रही है। एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट आया नहीं। अगर ब्रेकआउट आता है 645 के ऊपर, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार 150 से 200 पॉइंट का रैली 2 से 3 महीने में आ सकता है। तो 645 एंड 650 एक रेसिस्टेंस है, मेजर रेसिस्टेंस है, अभी चला नहीं है चेन्नई पेट्रो। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे ही 645 के ऊपर क्लोजिंग आएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे एक बार लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक सर, चलिए तो ये तो बात इन 4 कंपनियों की रही, लेकिन कच्चे तेल की जो कीमतें होती हैं उससे बहुत सारे सेक्टर प्रभावित होते हैं। ज़रा टायर कंपनीज पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले JK टायर और अपोलो टायर, ये ख़ास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे।
कि क्या अभी कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले अगर जेके टायर आपकी स्क्रीन पर है, 6 रुपये के आसपास की आज मजबूती देख रहे हैं। इसमें भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, 20% चला है एक महीने में। और कितना अपसाइड आप देख रहे हैं, क्या यहाँ से अभी भी फ्रेश पोजीशन की कोई गुंजाइश है? डेफिनेटली सर, जेके टायर में एक ब्रेकआउट आया हुआ है, मुझे लगता है कि 366 का तक नॉन नॉन स्टॉप चल सकता है। तो अभी 316 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ से भी 40 रुपीज 50 रुपीज का रैली पेंडिंग है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। और एपेलो टायर में सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज सुबह ही हमने कॉल दिया है एपेलो टायर में। मुझे लगता है पहला टारगेट आना चाहिए 497 के आसपास और सेकंड टारगेट 510 तक आना चाहिए। तो 510 के से पहले तो कोई बढ़िया रेसिस्टेंस मेरे को नहीं लग रहा है। तो एक बार यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव मैं हूँ, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि 5 to 10% शॉर्ट टाइम फ्रेम में आना चाहिए। हम्म, तो दोनों में फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है ना सर? दोनों में सर फ्रेश बाई हम करके जा सकते हैं। एपेलो टायर के लिए मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 495 एंड 510 का टारगेट आना चाहिए। और जेके टायर में अभी इतना रैली हुआ ही नहीं, जेके टायर बस अभी चल रहा है 316 के आसपास। 360 से पहले कोई रेसिस्टेंस है नहीं, तो जेके टायर भी यहाँ से 2 से 3 महीने के व्यू पॉइंट से मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक सर। आज सीएट पे जरा नज़र डालिए सर, 3.5% ऊपर है। 3495 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर रहा। और सबसे ज़्यादा रैली इन टायर कंपनीज में इसी में देखने को मिली है, 31% चल चुका है एक महीने में। क्या अभी भी ये कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहा है फ्रेश बाइंग के लिए? सर फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम करके जा सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, C8 हमेशा एक साइकिलिक पैटर्न से चलता है। तो एज पर द टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 3550 से लेके पहला टारगेट और सेकंड टारगेट होना चाहिए 3640। तो टारगेट के बाद फिर से एक बार C8 नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप यहाँ पे मुझे लगता है कि करंट जोन से बाई करके जा सकते हो। इंटायर टायर काउंटर में आज एक बाइंग आया है, सो आज अगर इस जोन पे आप बाई करके जाते हो, उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3420। 3420 स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट रहेगा 3650। 3650। चलिए, ये सलाह यहाँ पर रही। एक और टायर कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बीते एक महीने में करीब 16% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर रहा है। ये भी करीब 2700 के आसपास पहुँच चुका है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी और कितना अपसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं? सर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चार्ट में फंसा हुआ है और लगातार डाउन ट्रेंड में ही है, अभी तक कोई रैली आया नहीं। लेकिन रिसेंटली जो एक बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 2250 2300 के आसपास, उसके बाद नॉन स्टॉप भाग रहा है। लेकिन अभी भी एक रेसिस्टेंस है जो मुझे लगता है कि 2720 का जोन अगर उसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है, तो इस केस में अभी ब्रेकआउट आने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो एक बार 2720 का एक लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके ऊपर जाता है तो उस केस में एक बार ब्रेकआउट आएगा। फिलहाल अभी इसमें कोई व्यू नहीं रहेगा। ठीक, अब जरा सर टायर से बाहर निकलते हैं। ओएमसीज पे बात हो गई, अब अगला सेक्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं, पेंट, जहां पर कि कच्चे तेल की कीमतों का सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, और वो पड़ता हुआ दिखाई दे भी रहा है। एशियन पेंट्स पे आपका व्यू सबसे पहले जानना चाहेंगे। पेंट कंपनीज में 2.5% की मजबूती आज देखने को मिल रही है, 2470 के आसपास चल रहा है। अभी अगर हम देखें तो जैसा क्रूड चला है उस हिसाब से ओएमसीज और टायर में जैसी रैली रही है वैसी पेंट कंपनियों में नहीं आई है। क्या ये अगले कैंडिडेट हो सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा, 2470 के आसपास एशियन पेंट अभी खरीद सकते हैं? सर अभी बाई करके जा सकते हैं। इस केस में टारगेट होगा 100 पॉइंट के आसपास, मतलब 2580 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 2590 के आसपास है। तो 2580 मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर 2590 के ऊपर सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे, उस केस में आपको नेक्स्ट 3000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे टारगेट, और उसके बाद एक बार फिर से जो है चार्ट ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है जो 2420 के आसपास है, मतलब 2420 का रहेगा स्टॉप लॉस, और करंट सीएमपी से आप बाई कर सकते हो, और टारगेट रहेगा 2580। 2580। चलिए, आप जरा बात कर लेते हैं बर्जर पेंट्स की। आज 2% की तेज़ी है। यहाँ पर भी धीरे धीरे करके अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 554 555 के लेवल के आसपास। क्या फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पर है किसी में?
सर फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करना चाहिए क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है। अब देखिए जैसे पेंट कंपनी भागेंगे, बर्जर पेंट भी भागेंगे, लेकिन 553 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 565 एंड 570 से लेके 580 तक मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए स्टॉक अभी चल नहीं सकता। तो एक बार वेट एंड करना बेटर रहेगा। वेट एंड वॉच, चलिए ठीक है। क्या सर जो है अगर हम इंडिगो पेंट्स की बात करें, क्या यहाँ पर भी वेट एंड वॉच की भूमिका रहेगी या फिर यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं? आज 1,000 का लेवल क्रॉस किया है इंडिगो पेंट्स ने, यहाँ पर भी 7-8% का रिटर्न रहा है। यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हैं आप? देखिए एक्चुअली कंपनी में ज़्यादा फंडामेंटल मुझे अच्छा नहीं लगता, और लगातार आप देखेंगे भी सर कि बहुत टाइम से ही नीचे अभी आ रहा है, और एक पूरा डेली, मंथली और वीकली तीनों कैंडल्स में ही खराब है, चार्ट में खराब है। और हर बार एक ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक बार ब्रेकडाउन देता है। सो लगातार आप देखेंगे जब से मेरे पास डेटा अवेलेबल है तब से तो चार्ट खराब ही है, तो इसीलिए अभी कोई बॉटम फिक्स नहीं हुआ है। तो ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अभी कोई बॉटम फिक्स्ड हुआ नहीं, क्या पता नेक्स्ट बॉटम 600 में हो, 800 में हो। तो इसीलिए मेरा फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, कुछ भी इग्नोर करना बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, अवॉइड करेंगे। तो पेंट में सर क्या अभी अगर लेना हो सिर्फ एशियन ही अच्छा लग रहा है आपको इन तीन के, मतलब अभी तक हाँ हमने सर, जो पेंट के अंदर मुझे एशियन पेंट लीडर्स के साथ भी मैं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है अभी भी 100 पॉइंट का रैली बाकी है यहाँ पे। तो 2580 के टारगेट के विद स्टॉप लॉस ऑफ 2420 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग करना चाहूंगा एशियन पेंट्स को। जी, हमारे पीसीआर के पैनल प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपने शालीमार पेंट्स नहीं डिस्कस किया। शालीमार पेंट्स नहीं, अभी कंसाई नेरोलक बाकी है, अभी एक्सो ग्लोबल बाकी है, अभी पेंट्स में कम से कम 5-6 कंपनियां बाकी है, लेकिन अब पेंट्स में उतने अच्छे चार्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन अब आपने बोला है प्रोड्यूसर साहब ने, तो एक बार जो है शालीमार पेंट्स को डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए शालीमार पेंट सर अभी 104 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 95 का एक सपोर्ट है। तो ऐसा कोई खास चार्ट नहीं है जो यहाँ से लॉन्ग कर जाऊं। और लगातार देखिए जैसे ही 200 का एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद से लगातार एक कंसोलिडेशन पैटर्न और डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे एट्रैक्टिव नहीं है। और कंसाई नेरोलैक पे देखिए अभी 257 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट होगा अपना 220 से 230 के आसपास। तो वो सपोर्ट ब्रेक हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 220, लेकिन फ्रेश खरीदारी यहाँ पे भी नहीं रहेगा। चलिए, तो ये बात जो है निकल करके आती हुई यहाँ पर शालीमार को लेकर। लेकिन अब इस थीम की आखिरी सेक्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो है एविएशन। एविएशन में आज हम देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन करीब 4% भागा हुआ है, 5550 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर, और एक महीने में 11% की रिकवरी आ गई है। यहाँ पे दो फैक्टर प्ले कर रहे हैं, एक तो कच्चे तेल की सस्ती कीमतें, और दूसरा अब गर्मी की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो जो एक सेंटिमेंट्स है काफ़ी घूमने वाला, वो भी प्ले करेगा। अभी क्या इंटरग्लोब एविएशन पे क्या सलाह रहेगी आपकी? प्रदीप सर, आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, लगता है फ्रीज हो गए हैं आज इतनी गर्मी में। एम आई ऑडिबल सर? आप बिल्कुल आ रही है इंडिगो को लेके मुझे लगता है कि इंडिगो जी सर। देखिए इंडिगो का चार्ट सर 5546 के आसपास चल रहा है। एंड इंडिगो मुझे लगता है कि सर यहाँ से ब्रेकआउट आया है। मैं यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं दूंगा इंडिगो के, क्योंकि इंडिगो में अभी देखिए बहुत रैली हो चुका है। तो मुझे लगता है करेक्शन आना बाकी है। अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट का भी करेक्शन आता है तो उस टाइम में इंडिगो पे आपको बाई करना चाहिए। लेकिन इंडिगो बहुत ही पॉजिटिव हूँ इंडिगो के चार्ट में, क्योंकि देखिए लगातार जो मोमेंटम आया था उसके बाद जो एक ब्रेकआउट और सस्टेन कर रहा है डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट, तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी 5545 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 6200 से लेके 6800 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और देखिए एक चीज यहाँ पे इंडिगो फ्रेश बाई नहीं करना, क्योंकि रिस्क वो रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। तो एक दिन का करेक्शन, 2 दिन का करेक्शन के लिए मैं वेट करूंगा एक बार। चलिए सर, लास्ट कंपनी इस थीम की आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और इस पर क्या सलाह रहेगी आपकी? अगर हम बात करें स्पाइस जेट को लेकर के, पिछले एक महीने में 13-14% ये भी चला है। जी सर, आपके फेस के एक्सप्रेशन सर स्पाइस जेट को मुझे इग्नोर ही करना है। आप इनका सर्विस भी देखेंगे, कभी स्पाइस जेट से ट्रैवल करेंगे तो सर्विस भी बहुत खराब है। मतलब पर्सनली मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। सो ना फंडामेंटल, ना टेक्निकल, ना सर्विस, तीनों ही खराब है। तो एक बार इग्नोर करना ही बेटर है।
चले फिर यहाँ पे अवॉइड करें। तो सर ये जो पूरी थीम पे हमने बातचीत की है, तो हम ये मान के चलें कि एक आईओसी आपको अच्छा लग रहा था, टायर में आपको जेके टायर सीएट शायद अच्छा लग रहा था, और पेंट में एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा था। इसके अलावा कोई टिप्पणी आपकी कच्चे तेल की, सस्ते कच्चे तेल पर? नहीं सर, ठीक है, बस यही तीनों स्टॉक, चार स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा चले लगता तो है। ये 3-4 स्टॉक्स जो है कच्चे तेल की गिरावट का फायदा यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या अपडेट्स हैं, कितने क्या लेवल्स हैं, लेवल्स नोट करके रख लीजिए। चलिए इस थीम से बाहर निकलते हैं और फटाफट अगली थीम पर चलते हैं, और वो है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्या कर रहे हैं ब्रोकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तमाम अपडेट और मंथन करके लेके आते हैं। हर्ष हमारे साथ, हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी क्या है? जी, तो सबसे पहली कंपनी सरकारी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। हम लोग बात कर रहे थे, आईओसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 205 रुपए का टारगेट दिया है। करीब करीब 40 से 45% का अपसाइड इनको दिख रहा है, जो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि जो नंबर्स हैं वो अच्छे रहे, प्रॉफिट जो है वो अच्छा रहा है, रिफाइनिंग जो बिजनेस है बहुत ही शानदार मजबूत रहा है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल में जो गिरावट देखने को मिली है उसके चलते जो मार्केटिंग मार्जिन्स है वो भी बेहतर है। अपने व्यूअर्स को बता दें, मार्केटिंग मार्जिन्स बेसिकली एक मैट्रिक होता है जो कंपनी, जो ओएमसीज कंपनीज होती हैं, जब वो क्रूड को या फ्यूल को सेल करती हैं रिटेल को, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे मार्केटिंग मार्जिन्स होते हैं, तो वो अच्छा रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही इनका साफ तौर पे एक कहना है कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी जो ओएमसीज के जो नंबर्स रहे, नतीजे रहे, वो सुपर नॉर्मल रहे हैं, अच्छे रहे हैं यहाँ पर, और हायर मार्केटिंग मार्जिन्स के चलते इन्होंने इसमें अपग्रेड कर दिया है। FY 26 से 27 के बीच में 4 से 9% तेजी की उम्मीद ये जता रहे हैं। चलिए तो 149 का भाव है, 205 के टारगेट निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सलाह आईओसी पे। आईओसी आज हमारे हर्ष थीम पे भी था, क्योंकि कच्चे तेल गिर रहे हैं तो हमने पेंट, टायर, तमाम चीज़ें डिस्कशन की हैं। सर एक बार फिर से जरा लेवल्स आपको दोहराने पड़ेंगे आईओसी को लेकर के। देखिए सर, आईओसी को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है एक पहला टारगेट जो होगा 155 एंड सेकंड टारगेट 165। जैसे ही 165 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि 190 तक आना चाहिए अभी, क्योंकि एक बार 190 से लेके 185 में मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, और ऐसे आईओसी वाले स्टॉक बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है, मतलब ऐसे आप होता नहीं है। तो क्योंकि लास्ट टाइम पहले भी हमने चार्ट जो देखा है स्टडी करके, यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे एटलीस्ट अगर आपका व्यू है 1.5 से 2 साल, तब जाके आपका 200 का टारगेट डेफिनेटली आना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ। तो पहले 165 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 165 पहला लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो रिपोर्ट कर रही है वो ऑब्वियसली 1 साल का नज़रिया यहाँ पर रखती है ज़्यादातर रिपोर्ट्स। हर्ष बताइए, अच्छे टारगेट यहाँ पर आईओसी पे निकल के आ रहे हैं। अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, दूसरी भी सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रिपोर्ट्स है, सीएलएसए की और जेपी मॉर्गन की। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो टारगेट है 1050 रुपये का दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन की बात करें, यहाँ पर ओवरवेट की सलाह है और 915 रुपये का टारगेट है। दोनों जो है मौजूदा भाव से काफ़ी ऊपर हैं यहाँ पर। और यहाँ तक कि अगर आप सीएलएसए की बात करें तो 200 रुपये प्रति शेयर के भाव से ऊपर के टारगेट से दिखा रहा है। अब इनका क्या कहना है? देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो हाई ट्रेजरी यहाँ पर गेन्स देखने को मिले हैं, बेसिकली जो बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो है अदर इनकम से ज़्यादा स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट को क्रॉस कर गए हैं। इसके साथ इन्होंने 2 चीज़ें और कही हैं। जो लोन ग्रोथ है उसमें एक ठंडापन देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? आप लगातार क्वार्टर में देखिए 14 से 15% बना हुआ था, लेकिन इस बार ये 12% पे पहुंचता हुआ दिखा है। ये जो है पहली चीज़ है। इसके अलावा डिपॉजिटरी ग्रोथ जो है उसमें भी धीमापन देखने को मिला है। साथ ही इन्होंने कहा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो स्टेबल हैं, लेकिन अगर आप देश के 3 बड़े प्राइवेट बैंकों से देखें ना, कंपैरिजन करें, तो इसके सामने ये फीके दिखते हैं, नीचे दिखते हैं यहाँ पर। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो इन्होंने टारगेट्स हैं अपने, वो 4% की कटौती करी है। क्यों करी? एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे साफ तौर पे जो स्थिति देखने को मिली अगर प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन करें, और साथ ही जो लोन ग्रोथ है वो धीमापन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना है कि ये मौका है, अगर गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए आपको। जी चलिए, तो यहाँ पर गिरावट पे एक्यूमुलेट करने की सलाह है, 1 साल का नज़रिया है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी 1050 या फिर 915 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे फ्रेश एंट्री के लिए?
देखिए फ्रेश एंट्री लेना चाहिए विपुल जी, जो अभी 787 के आसपास चल रहा है, जैसे कि आपके साथ अभी पहले भी बात हुआ। जी 750 एंड 740 के जोन पे मुझे लगता है कि री एंट्री करना चाहिए और फ्रेश बाय भी करना चाहिए। और यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा उस केस में 860, क्योंकि लगातार मल्टीपल रेजिस्टेंस है 860 से लेके 865 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 900 के आसपास। तो अगर 860 क्रॉस करके 900 क्रॉस करता है, उस केस में आपको और भी हाईज आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, मुझे लगता है यहाँ से 1,500-2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी का एक नीचे का गैप फील करना बाकी है, तो फिर से नीचे आएंगे। उस केस में आपको अच्छा एंट्री भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको एक बार 1.5 से 2 साल वेट करना है। तो ओवरऑल ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजी बना के काम करना है जी एसबीआई में। ठीक है सर। चलिए अगली कंपनी की तरफ का रुख करते हैं। अगली कंपनी के लिए दोबारा हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी कौन सी आज? तीसरी कंपनी है मैरिको और आज स्टॉक भी अच्छी तेजी में है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 800 रुपए का टारगेट दिया है। अब इनका बेसिकली कहना है, क्या इनका साफ तौर पे कहना है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, इंटरनेशनल ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा अंडर प्रेशर में है, क्यों है कि कंपनी कई लगातार लॉन्चेस कर रही है और उसके चलते क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पे अच्छा खासा कॉस्टिंग बढ़ रही है। इसकी वजह से जो मार्जिन है वो दबाव पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आउटलुक जो है ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर। और सफोला एडिबल ऑयल का जो सेगमेंट है, यहाँ पर स्थिति जो है वो लगातार इंप्रूव हो रही है। साथ ही जो आप गाइडेंस की बात करें रेवेन्यू की, तो वित्त वर्ष 2026 में ये डबल डिजिट में देखने को मिल सकती है। जी चलिए, तो ये बात मैरिको पे लेकर के निकल के आ रही है। यहाँ पर 800 तक के टारगेट निकल के आए हैं। 719 720 के आसपास चल रहा है। 3.25% के आसपास की मजबूती इस समय मैरिको में देखने को मिल रही है। सर, मैरिको एफएमसीजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अभी यहाँ पर सकारात्मक रुख अपनाया है जेफरीज की तरफ से। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए मैरिको को मुझे लगता है करंट लेवल पे लॉन्ग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 696 के आसपास। एंड एक रेसिस्टेंस है वो रहेगा 735। तो मुझे लगता है अगर 735 पहला टारगेट होना चाहिए। अगर 735 क्रॉस एक बार करता है, उस केस में एक बार नीला खुला आकाश में चले जाएंगे। और फ्रेश हमें यहाँ पे 850 से 900 का टारगेट बहुत जल्दी मैरिको में आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल बहुत जबरदस्त कंपनी है, 93,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। 1650 करोड़ से भी ज्यादा नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। और लगातार लास्ट 3 से 4 साल का पास डेटा भी देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दिया है। अभी एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है 696 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ। मैं लॉन्ग करना पसंद करूंगा मैरिको को। ठीक है, मैरिको हो गया। और अब बात करते हैं आज की आखिरी कंपनी की। आखिरी कंपनी कौन सी होगी जहां पर खरीदारी की सलाह है? सर, खरीदारी की यहाँ पे सलाह नहीं है, यहाँ पे बदलाव है। और ये जो स्टॉक है काफी खबरों में रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील। जी, जेएसडब्ल्यू स्टील की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीएलएसए की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी, 825 रुपए का टारगेट दिए, नीचे के डाउन साइड के टारगेट दिए। देखिए हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भूषण पावर एंड स्टील के ऊपर जो रिसोल्यूशन का प्लान था उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ तक कि ये भी कहा कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनकी तरफ से जो फैसला लिया गया उसको ये सही नहीं था, उसको नहीं अमल में लाना चाहिए था। और अब यहाँ पर साफ तौर पे कहना है सीएलएसए का कि कंपनी जो है वो एलिजिबल है, जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको वापस लेने के लिए एलिजिबल है। और लेकिन इसमें एक लंबा प्रोसेस देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा अनिश्चितता के बादल हैं। कहाँ पर अनिश्चितता के बादल हैं? क्योंकि इस पूरे दौरान जो है कंपनी ने कैपेक्स पे अच्छा खासा खर्च किया है, यहाँ पे पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ा है। और साथ ही जो एबिटा है उसके ऊपर भी काफी जनरेट होता हुआ दिखा। तो ये पूरा जो पैसा है जो है एक अधर में अटकता हुआ या अनिश्चितता में देखने को मिल रहा है। साथ ही इनका कहना है कि जेएसडब्ल्यू का जो एबिटा है, आप ये समझिए कि जो भूषण पावर स्टील से 10% का हिस्सेदारी है इसमें, तो ये बड़ा नंबर है। तो इससे क्या हुआ, जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो 5 से 9% तक इम्पैक्ट हो सकती है और अभी आने वाले दिनों में दबाव देखने को मिल सकता है। और इसलिए उन्होंने ये डाउन साइड के टारगेट्स दिए हैं। चलिए, तो करीब 140 रुपये नीचे के डाउन साइड टारगेट निकले हैं। अभी 965 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर जो है 825 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील पे। सर, जेएसडब्ल्यू स्टील, आपका व्यू, सहमत है सीएलएसए की रिपोर्ट से आप? सर मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है बहुत ही खराब बना है। और यहाँ से भी मुझे लगता है कि नो डाउट 70 से 80 पॉइंट तो नीचे आना चाहिए। लेकिन जो ट्रेडर है उनके लिए खराब है, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए खराब नहीं है। क्योंकि वीकली चार्ट में आज से नहीं 2022 से सेम पैटर्न हायर हाई वीकली चार्ट में मेंटेन करके आ रहा है। और उस केस में मुझे लगता है कि एक बार 890 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। अगर 890 क्रॉस करता है एक बार,
उसके बाद ये स्टॉक 200-300 रुपया गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 890 क्रॉस करेगा। लेकिन फिलहाल जो ट्रेडर है उनके लिए यहाँ से फ्रेश मुझे लगता है 60-70 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी है, लेकिन 890 मुझे लगता है कि क्रॉस होना नहीं चाहिए। जी चलिए, तो ये फिलहाल जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है हर्ष आपका, ये तमाम अपडेट्स लेकर के आने के लिए और बताने के लिए क्या इस समय ब्रोकर्स सोच रहे हैं, क्या ब्रोकर्स कह रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्रोकर बोले को करते हैं समाप्त। हाँ प्रदीप सर, चलते चलते कोई रिकमेंडेशन आपकी रहेगी क्या आज के बाजार में? सर अभी तो कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है। जो मैंने डिस्कशन किया ड्यूरिंग द सेशंस, आईओसी लाइक एशियन पे नहीं मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। जी और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सर, ड्यूरिंग द सेशन जो भी स्टॉक्स में मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं हो सकता है, हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंडेशन दिया हो। सो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारी साथ बातचीत करने के लिए। और आपने बैकग्राउंड जो है काफ़ी इम्प्रूव कर लिया, काफ़ी मतलब ब्राइट और ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।